Good morning, everyone. Myself Nandra Mahawar, and today we are going to start our new lesson, which will be in chemistry. And before starting our lesson, which one is chemical reaction and catalyst, we will discuss about chemistry. What is the chemistry, and what we have to know about chemistry. We just learn about something, a brief history of chemistry. Okay. So before starting chemical reaction, we will discuss about chemistry. The chemistry. One more thing, there is एक बात है, हमारे एक नए टीचर हैं भीलवाड़ा में इंग्लिश के, मिस्टर लालचंद कोहली। उन्होंने एक कंप्लेंट की थी कि सर आपका बच्चे बोल रहे हैं कि आपकी जो लैंग्वेज जो आवाज़ है वो अच्छे से बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है बिना लीड के। एक्चुअली उस समय एक प्रॉब्लम थी कि मैं जो है बिना माइक्रोफोन के पढ़ा रहा था, तो देयर में भी ए प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास फर्स्ट टाइम, देयर इज नो स्टूडेंट्स. So you can say this is a psychological effect that we can't image. Just we have to image that there are so many students, and I am teaching of them. So you can understand that because this is my first class, so there may be some psychological issues and technical problems. So I hope you will understand. जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी, हम अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करेंगे. ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्मार्टफोन से बना रहा हूँ, मे भी कुछ दिनों बाद मैं लैपटॉप लेके और उससे हम अच्छे से बनाएंगे, अच्छा वाला माइक्रोफोन लेके आएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ठीक है, मैं ज़्यादा एडिटिंग में भी विश्वास नहीं रखता, वो थोड़ा ऐसी नॉर्मल अपन जैसे क्लास में पढ़ाएंगे. ओके, तो द केमिस्ट्री में हम जो है क्या है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री. सबसे पहले तो जो केमिस्ट्री है, तो इसका जनक, फादर थोड़ा बड़ा लिखूँगा, फादर ऑफ द केमिस्ट्री इज लिवोजियर. इसका सही हिंदी में नाम होता है लेवोजियर. रसायन विज्ञान के, रसायन शास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं वो हैं लेवोजियर. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए. इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द केमिस्ट्री. ठीक है, तो केमिस्ट्री देख लीजिए. केमिस्ट्री को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर रिगार्डिंग their composition, chemical reactions and their uses. ठीक है, मीन्स हम केमिस्ट्री की परिभाषा में ये कह सकते हैं हिंदी में, विज्ञान की वह शाखा. दोस्तों काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, आपको देखने में दिक्कत हो रही थी. विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणधर्मों, उनमें होने वाली रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाओं उनके सिद्धांत एवं उपयोगिता, दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है, उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा। आई होप आपको अच्छे से देखने में अच्छे से आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, जो आपके एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणधर्म, उसकी क्वालिटीज़ पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, उनके सिद्धांत एवं उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है या कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे शाखाओं की, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान की शाखाओं की यदि हम बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आती है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी है दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिकीय रसायन, भौतिकीय रसायन शास्त्र, भौतिकीय रसायन शास्त्र। इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस या स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रिंसिपल्स। ठीक है, हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं भौतिकीय रसायन शास्त्र के अंदर। अंडरस्टूड? दूसरी जो इसकी ब्रांच है या शाखा है, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में इसे हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक रसायन, जैसा आप नाम से पता चलता है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं तत्वों का अध्ययन। तत्वों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। थर्ड जो इसकी ब्रांच है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र। ठीक है, इसके अंतर्गत हम करते हैं
स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसमें से आपको एक चीज़ समझ में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्बनिक रसायन में। लेकिन जो कार्बन एक एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स का अध्ययन किस में किया जाता है? अकार्बनिक रसायन में। अर्थात कार्बन एज ए एलिमेंट, उसका हम स्टडी करेंगे कार्बनिक रसायन शास्त्र में। लेकिन दोस्तों, कार्बन में एक विशेष प्रकार की उसका एक स्पेसिफिक गुणधर्म पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखलीकरण। श्रृंखला बनाता है वो, उसकी अटूट श्रृंखलाएँ होती हैं, और इस गुणधर्म के कारण पृथ्वी पर हजारों लाखों उसके यौगिक पाए जाते हैं। क्योंकि इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं, इसी कारण उसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री में, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं। इसके लिए आपके 10th क्लास में एक स्पेशल टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। वी विल डिस्कस अबाउट इट। अच्छे से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है अबाउट द केमिस्ट्री, थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में हम अपने मेन चीज़ पे आते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों, क्योंकि हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री तब तक पूरा नहीं होती जब तक मैटर की बात नहीं करें। मैटर क्या मैटर है? वो वाला मैटर नहीं, सिर्फ मैटर। मैटर मीन्स मैटर, द्रव्य। क्या चीज़ है? द्रव्य। आपने एक वर्ड और सुना होगा, द्रव। इन दोनों को एक समझने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो वो था डिफरेंट, लेकिन इनकी क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। जब मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था स्कूल में, तब ये सब बच्चों का था, सर द्रव तो द्रव होता है, इसमें अलग अलग क्या है? नहीं, द्रव का मतलब होता है पदार्थ। समझ रहे हो? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द्रव द्रव्य का की एक अवस्था होती है। जैसे द्रव्य की आप पढ़ेंगे 5 जो अवस्थाएं होती हैं, उन 5 अवस्थाओं में से द्रव एक अवस्था है, जबकि द्रव्य एक कॉमन वर्ड है इस पदार्थ के लिए। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, वो अपने दूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कोई पूछे आपसे क्या है पदार्थ, व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, इसको मतलब क्या लफड़ा है। व्हाट इज़ द मैटर मीन्स क्या लफड़ा है। लेकिन इसका यदि, क्योंकि वी आर साइंस स्टूडेंट्स, और हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मैटर, हम कहेंगे मैटर एनीथिंग। क्या होगा? एनीथिंग विच, देखिए वो जो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा मेडिकल साइंस का तो यूज होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग mass and property of inertia, and feasible to us is known एज मैटर। समझ गए? क्या है कि समझे? इंग्लिश में लिख दिया। एक बार इंग्लिश में पढ़ने लग जाते तो अच्छा लगता है, इंग्लिश में पढ़ाना भी पढ़ना, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है हमें भी जब हम पढ़ते थे।
ठीक है दोस्तों, हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। मीन्स जो मैटर है रसायन विज्ञान में या भौतिक में, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में क्या बोलेंगे इसको, द्रव्य या पदार्थ वह है जो क्या स्थान घेरता हो, क्या करता हो, स्थान घेरता हो, समझ रहे हो, जो विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, खुद में अपने आप में एक उसका द्रव्यमान होना चाहिए, जिसका द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान हो तथा जिसे हम महसूस कर सकें। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इतना नहीं, पर मतलब उसको कोई भी चीज़ है यदि इतना कुछ है तो हम उसे महसूस करेंगे, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो पदार्थ या मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़, एनीथिंग एल्स, जिसमें जो स्थान घेरता हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पेन, हम इसको कहीं भी रखेंगे, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस जिसका आयतन होगा उस हिसाब से ये क्या करेगा, स्थान घेरेगा। जिसका द्रव्यमान हो, ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो जिसका द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जड़त्व का मतलब समझ रहे हो, जड़ के समान हो, मीन्स जो अपनी स्थिति में, वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता हो, वो क्या कहलाता है, जड़त्व। ये पेन है, यदि मैं इसको यहाँ रख दूँगा, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक कि मैं इस पर अपनी तरफ से या किसी तरह से इस पर बाह्य बल नहीं लगेगा, ये जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम, वो जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व का एक नियम है, न्यूटन की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, न्यूटन का गति का नियम है, फर्स्ट लॉ, वो जड़त्व का नियम है, उसका वही है सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैटर, पदार्थ की परिभाषाएं, ठीक है। इसका हम क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, सब चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका भी थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार इसके देखते हैं गुणधर्म क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन से पहले थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ के, मैं इधर लिख रहा हूँ पदार्थ, इधर पहले एक जीव लिख लेते हैं, कुछ भी जीव, मनुष्य ही लिख लो ना, छोड़ो सब चीज़, मनुष्य, और इधर लिख रहा हूँ पदार्थ, ठीक है दोस्तों। तो हम ये देखेंगे कि एक मनुष्य में जो गुणधर्म है वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक गुणधर्म, क्या होते हैं, शारीरिक गुणधर्म, और दूसरे होते हैं मानसिक गुणधर्म, ठीक है दोस्तों। शारीरिक गुणधर्म, मानसिक गुणधर्म। उसी प्रकार यदि हम पदार्थ के बारे में डिस्कस करें तो इनके भी दो प्रकार के गुण होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं भौतिक गुण, और इसको बोलते हैं रासायनिक गुण या गुणधर्म। समझ रहे दोस्तों, मैंने मनुष्य को क्यों लिखा है, क्योंकि इससे हम यदि समझेंगे तो आपको वो समझ में आएगा।
क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो पूरा इसी पे डिपेंड है। इनके गुणों में परिवर्तन होगा और रिएक्शंस होंगी, परिवर्तन होगा, ठीक है, एक नया पदार्थ बनेगा। और ये परिवर्तन जो अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो सारे इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर चलते हैं। शारीरिक गुणधर्म का मतलब है वे गुणधर्म जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड। वे गुणधर्म जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, एक मनुष्य को देखते ही हम उसके देख लेते हैं उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई, उसका साइज, उसका वेट अनुमान लगा सकते हैं, मतलब मोटा है, पतला है, लंबा है, ठेंगड़ा है, काला है, गोरा है, उसके बाल कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, घुंघराले हैं, उसकी आंखें कैसी हैं। मीन्स वाट एवर यू कैन सी विद योर आइज, वो सारे के सारे जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सब उसके शारीरिक गुणधर्म में आते हैं। जो उसके शरीर की स्ट्रक्चर है, उसके वो उनकी जो शरीर की स्ट्रक्चर है वो जितने भी गुणधर्म को बता रही है, उसकी स्पेशल जो गुणधर्म को बता रही है वो सब शारीरिक गुणधर्म में आते हैं। सेम हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के वो सारे गुणधर्म, उस पदार्थ के वो सारे गुणधर्म जिन्हें हम आँखों से देख करके पहचान लेते हैं। हमें जैसे हमने देखा शुगर का वो उसके वो थोड़ा क्रिस्टल्स होंगे वाइट कलर, मीन्स दिस इज़ अ शुगर। उसी पर तो वो सारे गुणधर्म जो कोई व्यक्ति आंखों से देखकर उसको पहचान सकता है कि ये कौन सा पदार्थ है, वो जो गुणधर्म होते हैं वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। वाइल हम बात करते हैं एक किसी मनुष्य की मानसिक गुणधर्म की, तो मानसिक गुणधर्म वो होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते आंखों से। किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो चिढ़ता है, वो दयालु है, वो गुस्सैल है, उसके वो दोस्तों का कैसा व्यवहार है, समाज के प्रति उसकी क्या सोच है, वो उसका क्या मानना है, ठीक है, वो उसके सामने यदि ऐसी परिस्थिति हो तो वो कैसे उसको ट्रीट करता है, वो सारे जो उसके मन में जो विचार हैं, उसका जो एक साइकोलॉजी है पूरी, वो सब आती है मानसिक गुणधर्मों में। दोस्तों, जो मानसिक गुणधर्म होते हैं किसी व्यक्ति के, वही मानसिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म में बदल जाते हैं एक पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में। समझ रहे हो? जिस तरह हम मानसिक गुणधर्मों का पता उस व्यक्ति से बात करने पर, उस व्यक्ति के साथ रिएक्ट करने के बाद ही हमको पता चलता है, उसी प्रकार रासायनिक गुणधर्मों का पता भी जब किसी अन्य पदार्थ की उस पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें पता चलता है कि ये पदार्थ की प्रकृति क्या है, ये एसिडिक है, ये पॉजिटिव है, माइनस है, इसके क्या अभिक्रिया है, इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, वो सारी अब जो हैं वो अपन को पता चलती है। हम देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, उसमें आ जाएगा रंग, दूसरा आ जाएगा रंग, आकार, ठीक है, और उसका आकार और क्या बोलते हैं, साइज एंड शेप, आकार, साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं समझिए, थोड़ा सा साइज मान लीजिए, ठीक है, साइज। तो ये जो गुण हैं वो किस में आते हैं, भौतिक गुणों में आते हैं, जिन्हें हम हमारी आंखों से देख सकते हैं किसी पदार्थ के। रासायनिक गुणों में उनके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो क्या बनाते हैं, कौन सा किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के क्या बनाएंगे, वो सारे गुणधर्म जो हैं वो इसमें आएंगे, जिसका डिस्कस हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में थोड़ा सा हमने बताया है। अब हम कर लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ओके दोस्तों, क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो हम उसी के आधार पर, पहला जो था भौतिक अवस्था, भौतिक
अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। दोस्तों, आप मेनली 3 इसके पार्ट हैं, भाग होते हैं, लेकिन यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 भाग होते हैं। वो कौन कौन से? पहली जो इसकी अवस्था होती है उसे बोलते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था। ठोस अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड अवस्था। दूसरी होती है तरल अवस्था, तरल या द्रव अवस्था। आ गया ना, द्रव अवस्था। थर्ड होती है इसकी गैसीय अवस्था, दोस्तों, इनके अलावा इसकी जो फोर्थ होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों, आपके मन में एक विचार होगा कि नंबर 4 को आपने 2 और 1 के बीच में क्यों लिखा है। होगा, आप सामने नहीं होने तो पूछते क्यों लिखा है। दोस्तों, मैंने इसलिए लिखा है कि जो प्लाज्मा जो अवस्था होती है वो ना ही तो ठोस के जितनी कठोर होती है और ना ही तरल पदार्थों के जितनी सॉफ्ट होती है। वो इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है, जेली टाइप की जो अवस्था होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। इसलिए हमने इन दोनों के बीच में रखा है। और जो 5वीं अवस्था है वो इस अवस्था का जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है बॉस-आइंस्टीन अवस्था। ये भी हम ये कह सकते हैं कि बॉस-आइंस्टीन जो अवस्था होती है वो तरल के जितनी तरल से ज़्यादा लिक्विड, मतलब तरल जो, ये मान लीजिए कि यदि जो इनके कण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये तरल के कण हैं इतने दूर, तो जो बॉस-आइंस्टीन है उसमें जो कण होंगे वो इतने दूर होंगे, लेकिन गैस में इससे भी ज़्यादा होंगे। मीन्स गैस, इनके जो बीच की दूरी है अंतराण्विक जो कणों के बीच की दूरी है, अंतराण्विक स्पेस, वो गैसीय अवस्था से तो कम होगा लेकिन तरल अवस्था से ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं बॉस-आइंस्टीन अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के सेकंड क्लासिफिकेशन, शुद्धता के आधार पर, या हम उसको कह सकते हैं कंपोजिशन को हिंदी बोलेंगे संगठन, पदार्थ के संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें सिंपल है। नंबर ए, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। वे आता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों में जो आते हैं वो होते हैं तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थों में आता है मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये सारी एक नॉर्मल चीज़ें हैं पदार्थ के बारे में जो आपको पता होनी
चाहिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा समझ लीजिए उसको, यदि समझ सकते हैं तो। दोस्तों, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो जैसे एटम है, पता होगा क्या है एटम। एटम से बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है, इनके अंदर एक फोर्स होता है, बल लगता है। ठीक है, बल लगता है। वो कितने प्रकार के, 2 बल होते हैं। एक तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर अट्रैक्शन, एंड जो दूसरा लगता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर रिपल्सन। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये आकर्षण का बल है, आकर्षण, और ये प्रतिकर्षण। मतलब कणों के बीच में प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण भी होता है। यदि सोचिए सिर्फ आकर्षण होता तो सिर्फ ठोस अवस्था के अलावा, सॉलिड अवस्था के अलावा कोई दूसरी अवस्था नहीं होती किसी पदार्थ की। लेकिन इनमें दोनों ही प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ठोस, द्रव और गैस में डिफरेंट के बारे में। ठीक है, ठोस, इतना थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, इसमें जो पहला टॉप पॉइंट होगा, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर रिपल्सन के मद्देनज़र। मतलब ये कम होगा, कहने का मतलब ये जो कण हैं इनमें आकर्षण ज़्यादा है और प्रतिकर्षण कम है। जैसे इन दोनों में आकर्षण है, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो क्या होगा, ये पास ज़्यादा होंगे, प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। प्रतिकर्षण बहुत कम मतलब ज़्यादा क्या होता है, तो ये सारे पास पास में होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें द्रव की, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा होता है लेकिन ठोस से कम होता है। और IMFR के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर रिएक्शन। लेकिन गैस में क्या होगा, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर अट्रैक्शन कम होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स फॉर रिपल्सन के बजाय। इसलिए प्रतिकर्षण है तो कण दूर दूर होते हैं, इसमें आकर्षण तो है लेकिन इतना नहीं है, तो नज़दीक तो होते हैं लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं होते। ठीक है, दूसरा जो इसका गुण है अंतराण्विक, मतलब वो दूसरा अणुओं के मध्य जो स्थान होता है, आणविक अंतर या उसे क्या बोल सकते हैं, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान लिख सकते हैं हम, अंतराण्विक स्थान। मतलब दो अणुओं के अंदर या जो कण हैं उनके अंदर जो स्थान होता है तो वो ठोस में बहुत कम होता है, या उसे हम कह सकते हैं लोएस्ट, सबसे कम होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। इसको दोस्तों जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, इतना इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यदि हम घनत्व की बात करें, घनत्व, तो जो घनत्व होगा
घनत्व वो इसका मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, ठीक है। मोर, इंग्लिश में चल जाते हैं मैक्सिमम, मोर एंड लोअर, कम होता है, ठीक है, घनत्व। तीसरी जो चीज़ है वो होती है मेल्ट, उसे बोलते हैं गलनांक व क्वथनांक। पहले ये समझ लीजिए गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। गलनांक का मतलब होता है गलन अंक। गलनांक का मतलब गलन अंक, मतलब कोई भी चीज़ गलने लग जाती है। तो किसी भी पदार्थ का वह तापमान बिंदु, किसी भी पदार्थ का वह तापमान बिंदु जिस तापमान पर वह गलना प्रारंभ कर देता है। इमेजिन एक बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करें, एक टाइम ऐसा आएगा कि उस तापमान पर वो गलना प्रारंभ हो जाएगी, वो ठोस अवस्था से और पानी बनना जल बनना स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं गलनांक। क्वथनांक वह तापमान का वह बिंदु जिस पर एक द्रव, कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। डेफिनेशन लिख लीजिए अब, नो प्रॉब्लम, अच्छे से लिखा देता हूँ आपको। पहले लिख रहा हूँ गलनांक की, किसी पदार्थ के लिए तापमान का वह बिंदु, तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था या द्रवीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे या उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन है गलनांक की किसी भी पदार्थ के लिए। याद रखना दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, हर पदार्थ के लिए गलनांक अलग अलग होता है, क्वथनांक भी अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में लिख लेना, वो तो आप दोबारा से, वीडियो तो है, दोबारा से करके लिख सकते हो, रोकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं लिखा रहा हूँ क्वथनांक। किसी पदार्थ के लिए तापमान का वह विशेष बिंदु, तापमान का वह विशेष बिंदु जिस पर द्रवीय पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का
क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने गलनांक और क्वथनांक के बारे में आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है, ओके। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट होगा इन तीनों अवस्थाओं में डिफरेंस का, वो होगा आकार व आकृति। ठीक है, तो ठोस का निश्चित होता है, किसी भी ठोस पदार्थ का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। द्रव का आकार एवं अनिश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है। हम उस किसी भी द्रव को जिस भी पात्र में डालेंगे उसका आकार और उसकी जो वो आकृति वो चेंज हो जाएगी। सेम कंडीशन गैस की होती है, इसकी भी अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। चौथा, इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। आयतन की बात करें, इसका निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, लेकिन इसका अनिश्चित होता है। ठीक है, आयतन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इन सब के बारे में। नथिंग स्पेशल, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके दोस्तों, इसके बाद में यहाँ से आपका रसायन विज्ञान का, यहाँ से आपका रसायन विज्ञान का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक स्टार्ट होता है। तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर का जो डिफरेंस है मैटर्स के बीच, वो थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने केमिस्ट्री और मैटर के बारे में आपको दी है। ये आपका एक पार्ट है एंड ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। और लोग इसी से घबरा जाते हैं, रिएक्शन को याद ही नहीं कर पाते हैं। पक्का मानिए, आप रिएक्शन चुटकियों में करोगे। किस में करोगे? चुटकियों में, मेरा विश्वास है, क्योंकि आप 10वीं के हो, 8वीं क्लास के बच्चों को भी केमिकल रिएक्शन अच्छे से करवाएंगे। रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, डोंट वरी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं जो बोलूँ वो थोड़ा सा फॉलो करो, आप सीख जाओगे। उससे पहले दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों को बताएंगी, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बताने के लिए भी हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक
परिवर्तन। दोस्तों हमारे इस लेसन का ये फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड आया है परिवर्तन। क्या कहते हो इसको, क्या कह सकते हो? परिवर्तन का मतलब होता है गुण धर्मों में बदलाव। गुण धर्मों में बदलाव क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। कोई व्यक्ति बहुत सीधा है, सबसे रेस्पेक्ट से बोलता है, कभी कभी बोलता है मौके मिलने पर, अचानक वो इतना बोलने लग जाए, बदतमीज़ी से बात करे, हम क्या कहेंगे? व्हाट इज़ गोइंग ऑन यार, क्या हो रहा है? ये बंदा तो बहुत ऐसा था, इतना बदलाव कैसे हो गया? इसके गुण धर्म क्या बदलाव हुआ? उसके गुण धर्मों में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? गुण धर्मों में। ठीक है। यदि उसके बिहेव में परिवर्तन हुआ है मीन्स उसके उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन यदि अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली, ठीक है, कलर था पता नहीं कुछ लगा के गोरा हो गया, और कोई भी हेल्थ अच्छी, जो पहले पतला दुबला था उसने कुछ खा पी के प्रोटीन पाउडर वगैरह खा के हेल्थ अच्छी बना ली, अब क्या हुआ? उसमें उसके गुणधर्म परिवर्तन तो हो गया। इससे जो शारीरिक गुणों में परिवर्तन हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। समझ रहे हो? ठीक है दोस्तों, उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या मतलब हुआ परिवर्तन का? गुण धर्मों में परिवर्तन। क्योंकि गुण धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, इसलिए परिवर्तन भी दो प्रकार के होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं हम? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसकी परिभाषा पदार्थ के भौतिक गुण धर्मों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। इससे भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। विशेषताएं, पहली है यह अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन लिख लीजिए, सारी चीज़ समझाऊंगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्क्रमणीय का एक चिन्ह है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। आ जाइए लाइन पे।
मनुष्य के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वो हम समझा रहे हैं एक मनुष्य के ऊपर। एक व्यक्ति जो छोटे छोटे बाल रखता है, सिंपल कपड़े पहनता है, उसका बॉडी फिजिक इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल रहता है, अचानक वो किसी ऐसे दोस्तों में पड़ गया कि बड़े बड़े बाल रखने लग गया, गुंडे जैसे मूछें वगैरह रखने लग गया, जिम जाने लग गया, हेल्थ मतलब उसके सारे उसमें परिवर्तन हो गया, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसका जो मन है वो आज भी अच्छा है, मन में बदलाव नहीं है। समझिए जो भौतिक परिवर्तन हुआ है मतलब सिर्फ शारीरिक गुणों में बदलाव है, मन से वो आज भी अच्छा है। आपने देखे होंगे बहुत से जो ताकतवर आदमी, अच्छी बॉडी बिल्डिंग है, लेकिन वो डरते हैं लड़ाई करने से। सेम तो भौतिक परिवर्तन में, और ये अस्थायी होता है। ऐसे जो बदलाव होते हैं किसी भी व्यक्ति में वो अस्थायी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उसको थोड़ा कहा कि अच्छा नहीं है यार, आपसे ऐसी आशा नहीं थी, आपने ऐसा इतना क्या, अच्छे लोगों की पहचान नहीं है, उसको लगेगा यार वास्तव में गलत है, वो कल ही बाल कटवा देगा, अपने पहले उसमें आ जाएगा। मीन्स वो अंदर मन से बदलाव उसमें नहीं आया है। वही परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग रूप में अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। वो क्या होता है, वह अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे, जैसे इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक बर्फ़ होती है, क्या होती है, बर्फ़ का रासायनिक सूत्र होता है H2O। बर्फ़ होती है और हम यदि इस बर्फ़ को गर्म करें, किस पर, गलनांक पर, जो अभी आपको डेफिनेशन लिखाई थी गलनांक पर, तो ये बर्फ़ गलनांक पर आने पर जल में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन यदि जल को ठंडा किया जाए तो यह पूरे जल बर्फ़ में भी परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो परिवर्तन हो गया कि एक बार बर्फ़ से जल बन गया तो जल से दोबारा बर्फ़ नहीं बनेगा या जल से कुछ और नहीं बनेगा, ये कन्फर्म मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है। जल से दोबारा बर्फ़ बन सकती है या जल से दोबारा आगे जाके वाष्प भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाला। बर्फ़ से जल, जल से बाष्प, बाष्प से जल और जल से बर्फ़। ये जो सारी वो है, बर्फ़ से बाष्प भी हो सकता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है कुछ पदार्थों में होता है, फिटकरी वगैरह में, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। देखिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, नया पदार्थ नहीं है। बर्फ़ का भी H2 है, ये भी जल है और ये भी जल है। इनके फिजिकल गुण, सारे फिजिकल कैरेक्टर सेम हैं, सेम, ठीक है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, H2O। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब भी रिएक्शन करेंगे तो सेम प्रोडक्ट, यदि बर्फ़ किसी से रिएक्शन करेगा तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो जल करेगा या वाष्प करेगी तो करेगा। ओके दोस्तों, गैसों में हम देखते हैं LPG, CNG, इनको भी अपन जो है इनकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये था भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, जो है रासायनिक अभिक्रिया। आज सिर्फ इसी की डेफिनेशन अपन आपको लिखाएंगे, उसके बाद में कल से आप रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। रासायनिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
थोड़ा इसको बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के साथ साथ भौतिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म दोनों ही चेंज होते हैं। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। जबकि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुणधर्म ही परिवर्तित होते हैं। रासायनिक गुणधर्म यूं के त्यों रहते हैं, नो डिफरेंस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी हम अपने मनुष्य के ऊपर लेके देखते हैं। एक मनुष्य जो बहुत गुंडा था, वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि थे। आपने सुना होगा कि वाल्मीकि पहले गुंडे थे। उनको नारद या कोई जो ऋषि था, उन्होंने उनको समझाया, उसके मन को बदला। देख, ये सारी चीज़ें गलत है, ये जो पाप लगेगा ये आपको भुगतना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। उसके मन को बदला, समझ रहे हो? उसके मन को, मतलब उसके अंदर के जो गुण धर्म हैं, मानसिक जो गुण धर्म है, उसका जो बिहेव है, जो बिहेव उसको परिवर्तित किया। और जब उसको परिवर्तित किया तो उसके बाद में उसको लगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे गुंडे जैसे बाल, मेरे ऐसे जैसे पहनावे मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको वो सारे जो लिबास थे गुंडे वाली, वो उनको पसंद नहीं आएगी अपना। आप भी सोचिए, मन से कोई अच्छा व्यक्ति हो, क्या वो गुंडे जैसा या कुछ ऐसा रखेगा? नहीं। उसकी वेशभूषा, जो एक अच्छा व्यक्ति है या गुंडा है जो भी है, उनकी वेशभूषा, उनके मतलब मानसिक गुणधर्म बदले, उनके वो भौतिक गुणधर्म भी उस हिसाब से होते हैं। कहने का मतलब ये, यदि हम किसी व्यक्ति के मन को बदल देते हैं तो उसके जो शारीरिक गुणधर्म है वो अपने आप बदल जाते हैं। वही बात यहाँ पे जब हम रासायनिक गुणधर्म के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो पदार्थों में यदि उनके रासायनिक गुणधर्म बदल गए तो उनके भौतिक गुणधर्म भी अपने आप बदल जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि इससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक पदार्थ का। और जब पदार्थ ही नया है तो उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे प्रीवियसली जो पदार्थ था उससे। ये एक ही दिशा में चलता है, मतलब ये स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नए पदार्थ निर्माण में होता है, वो हम सब लिख ली। जैसे एग्जाम्पल के लिए लकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड का निर्माण होना। देख लीजिए, लकड़ी क्या है? कार्बन है। लकड़ी क्या होती है? कार्बन होती है। और जब हम कार्बन को जलाते हैं, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। जलाने का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, मतलब जब लकड़ी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, मीन्स कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लकड़ी क्या है? लकड़ी के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन के गुणधर्म क्या होंगे? ठीक है, ऑक्सीजन के गुणधर्म क्या हैं? लेकिन जब इनको जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो गैस मतलब है, उसके सारे गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अलग हैं, आपको पता है। और इसकी अवस्था भी बदल गई, इसका रंग रूप सब कुछ बदल गया। मतलब रासायनिक गुणधर्म इसके साथ साथ इसकी अवस्था बदली। अवस्था क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसके रंग रूप सब कुछ बदला। वो सभी चीज़ें मीन्स जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक हो, उन सब में परिवर्तन होता है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कल रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप कुछ चीज़ें हो सके तो, नहीं होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश कीजिए। यदि आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। मैं कुछ तत्व आपको लिखवा रहा हूँ, उनके परमाणु क्रमांक, उनका नाम, रासायनिक नाम और उनका प्रतीक। हो सके तो उनको याद करना, हो सकता है आपको याद भी हो। ठीक है, तो इधर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इधर तत्व का नाम और इधर उसका प्रतीक। परमाणु क्रमांक 1 पर है हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में दोनों में लिखूंगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन के जो ये प्रतीक होते हैं ना, वो इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट और सेकंड, दो, या तो फर्स्ट होगा नहीं तो सेकंड, दोनों को मिला के इनके प्रतीक होते हैं। इसलिए तो इसका जो प्रतीक है उसे बोलते हैं हम H, हाइड्रोजन। नंबर 2 पे आता है हीलियम। हीलियम, इसका प्रतीक होता है He। दोस्तों, H क्यों नहीं है? यदि इसका भी H रखें, हाइड्रोजन का भी H रखें, तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए इसका कभी आपने नाम में देखा होगा, अपने स्कूल रजिस्टर में देखा होगा, मुकेश 2 नाम हो, हम क्या करते हैं? मुकेश, एक मान लीजिए मुकेश महावर है, एक मुकेश चौहान है, तो क्या करेंगे? एक का नाम मुकेश है, दूसरे का नाम चौहान, तो हम उसका नाम लिखेंगे, पीछे वाला लिखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन है। यदि दोनों नाम, पीछे वाले नाम मिलते हैं तो फिर उसके आगे वाला और भी जो है वो देखते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे। तो इसका प्रतीक होता है He, हीलियम। नंबर 3 लिथियम। लिथियम, Li, लिथियम Li। बेरिलियम, बेरिलियम जिसका होता है Ve। नंबर 5 बोरॉन। बोरान या बोरॉन जिसका होता है V। नंबर 6 कार्बन। कार्बन जिसका होता है C। नंबर 7
नाइट्रोजन और इसका होता है N। नंबर 8 पे आता है ऑक्सीजन और इसका प्रतीक होता है O। नंबर 9 पे आता है फ्लोरीन जिसका होता है F। नंबर 10 पे आता है नियोन और इसका प्रतीक होता है Ne, नियोन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 20, 25, 30 तक मान लो, जो मोस्टली जो काम आते हैं वही लिखाएंगे। आप जितना भी याद कर सकते हो करना। नंबर 11 पे आता है सोडियम, लेकिन इसका दूसरा नाम है नेट्रियम। ठीक है, सही नाम क्या है इसका? सोडियम। क्योंकि इसका नाम नेट्रियम भी है इसलिए इसका नाम Na है, प्रतीक जो लिखा है वो Na से लिया है। नंबर 12 पे आता है मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम। नंबर 13 पे आता है एल्यूमिनियम, इसका होता है Al। सिलिकॉन जिसका होता है Si। फास्फोरस जिसका होता है P। सल्फर सल्फर 17 का होता है क्लोरीन जिसका होता है Cl। 18 नंबर पे होता है आर्गन जिसका होता है Ar। 19 पे होता है पोटेशियम, इसका अलग से होता है कैलियम। ठीक है, इसका होता है K। इसका होता है कैल्शियम, जिसका होता है Ca। ठीक है, और भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। नंबर 21, इसको बोलते हैं स्कैंडियम। Sc। 22 टाइटेनियम Ti। बेनेडियम B।
chromium, Cr, manganese, इसका होता है Mn। 26 आयरन, इसका इंग्लिश में और भी होता है फेरियम, इसी के आधार पर इसको होता है Fe। कोबाल्ट, COVALT, कोबाल्ट, इसका होता है CO। 28 निकल, जिसका होता है Ni। कॉपर, Cu। 30 जिंक, जिसका होता है Zn। ठीक है दोस्तों, इतना भी यदि आप याद कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री आपके हाथों में है, आपके उंगलियों पे होगी। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप फॉर टुडेज़ क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑफ यू गाइज। आज कल जो प्रीवियस क्लास में जो कुछ कंप्लेंट थी रिगार्डिंग वॉइस एंड राइटिंग, आई होप वो दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माई टीचिंग और माई वॉइस और राइटिंग, you can comment me on my WhatsApp number, which is 8740034251, and you are requested to like, share and subscribe my channel, and please pound the bell icon. It will be help you to get notifications whenever I will download any video in this YouTube channel, and hope you will do such type of things, and have a good day. Please do hard work. I am with you, and I want that everyone get more than 90% marks in your exam, and if you will do so, I will be so grateful and thankful to all you guys. Thank you for today.